प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। श्रद्धा मर्डर केस पर बोले बागेश्वर धाम के पंडित धर्मेंद्र शास्त्री। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली श्रद्धा हत्याकांड पर अपना गुस्सा जाहिर किए हैं। कहा कि यही कृत्य कोई हिंदू करता तो दंगे होते। पंडित धर्मेंद्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं में एकता नहीं है, हिंदू एकजुटता नहीं होने से सनातन धर्म खतरे में है। श्रद्धा मर्डर केस पर बोले बागेश्वर धाम के पंडित। क्या बोले सुनिए आप। लोग स्वयं जागरूक नहीं है, हिंदुओं में स्वयं में एकता नहीं है। ये कृत्य अगर कोई हिंदू कर देता तो अभी तक देश में दंगे की स्थिति हो जाती, अभी तक सरकारें बदल जाती, उलट फेर हो जाता, अभी तक तो अमानवीय कृत्य घोषित हो जाता। तो इसमें हमारी और आपकी कमी है कि हम आप एकजुट नहीं है। इसमें सबसे बड़ी कमी है हम लोग जागरूक नहीं है। इसमें सबसे बड़ी कमी है कि दूसरों को कमजोर, अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, बल्कि दूसरे धर्म के लोग अपने आप को लगातार मजबूत कर रहे हैं। सनातन संस्कृति, भारत की बेटियों पर, हमारे भारत के संतों पर, हमारी भारत की अस्मिता पर लगातार षड्यंत्र करके फंसा रहे हैं, लगातार षड्यंत्र करके डैमेज कर रहे हैं। यूपी विधानसभा सत्र को लेकर अधिसूचना जारी हुई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। पांच दिसंबर से शुरू होगा यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 दिसंबर को सुबह 11 बजे से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। यूपी विधानसभा सत्र को लेकर अधिसूचना जारी हुई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की है। 5 दिसंबर से शुरू होगा यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 5 दिसंबर को सुबह 11 बजे से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। यूपी विधानसभा सत्र को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की है। 5 दिसंबर से शुरू होगा यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। विधानसभा सत्र को लेकर अधिसूचना जारी। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काशी तमिल संगम का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। तमिलनाडु के 9 प्रमुख धर्माचार्यों का सम्मान। तमिलनाडु के छात्रों से संवाद करेंगे पीएम मोदी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमिल भाषा रचित तिरुक्कुल के अन्य भारतीय भाषाओं में अनुदित संस्करणों का। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय राज्य मंत्री एल गुरुगन, राज्यसभा सदस्य मौजूद रहेंगे। दोपहर 1 बजे वाराणसी में कार्यक्रम होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के कई कार्यक्रम होंगे। यहाँ पर कार्यक्रम है और निश्चित रूप से बड़े कार्यक्रम यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में यहाँ पर किया गया है। कार्यक्रम की बात करें, कार्यक्रम नाम काशी तमिल संगमम कहेंगे और ये 17 दिसंबर से मई 16 दिसंबर तक चलाया जाएगा और इसमें तमाम तरह के कार्यक्रम रहेंगे। शिक्षा, साहित्य, पुरातत्व, इतिहास, कला और संगीत और योग और आयुर्वेद से जुड़े तमाम जो तमिलनाडु के अतिथि समूह आए हैं वो आपका काशी अयोध्या प्रयागराज भ्रमण भी करेंगे। इसके अलावा संगोष्ठी भी यहाँ पर होगी और तमाम तरह के शास्त्रीय नृत्य भी यहाँ पर होंगे। दक्षिण भारत के व्यंजन है उनका फूड फेस्टिवल भी यहाँ पर होगा। तो बड़ा यहाँ पर कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल काशी हो या तमिलनाडु, सभी जो हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत है वो एक ही है और निश्चित रूप से यहाँ पर काशी तमिल संगमम की यहाँ पर पटकथा रखी है। ये बहुत संदेश यहाँ पर मौजूद है और इसमें
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर एल मुरुगन और इलाई राजा जो कि राज्यसभा सदस्य हैं तमिलनाडु से, वो सभी शामिल रहेंगे। और ये कार्यक्रम अगर हम बात करें तो मयूरी 1 महीने का एक कार्यक्रम है और बहुत बेहतर कार्यक्रम की यहाँ शुरुआत की जा रही है। और निश्चित रूप से इस तरह की पहल होनी चाहिए जिससे कि एक जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव है जो अलग अलग राज्यों के बीच वो भी बना रहे। धन्यवाद गौरव, आगे भी बने रहिएगा हमारे साथ। भ्रष्टाचार पर राज्य सरकार की कार्रवाई, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में हुई नियुक्ति पर कार्रवाई की गई है। तत्कालीन पदों पर आसीन अधिकारी से होगी रिकवरी। नियुक्ति पाने वाले लोगों से सरकार वसूली करेगी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 40 पदों पर हुई थी फर्जी तरीके से नियुक्ति। तत्कालीन वाइस चांसलर डॉक्टर एस.एल. गोस्वामी पर आरोप है। निदेशक एन.के. वाजपेयी की मिली भगत से नियुक्ति। राज्य सरकार की जांच में मिली अनियमितता। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, भ्रष्टाचार पर राज्य सरकार ने कार्रवाई की है। बहुत अच्छी है और इस तरह से कार्रवाई होती चाहिए। अगर हम इस मामले की बात करें मयूरी, तो 2017 का मामला है जब फर्जी भर्ती हुई थी, 40 पदों पे भर्ती हुई थी अलग पदों पर। उसके बाद उस समय जब तत्कालीन कुलपति की बात करें तो वो एस.एल. गोस्वामी थे, जो कि बांदा के किसी विश्वविद्यालय के उस समय के तत्कालीन कुलपति थे। इसके अलावा जो निदेशक थे वो एन.के. वाजपेयी थे। तो निश्चित रूप से इनकी जो जानकारी प्राप्त मिल रही है, जांच हुई है और जांच 2020 के बाद इस पर जांच चल रही थी। 2 साल इसको जांच में लगता है, 2 साल के बाद एक फैसला यहाँ पर आया है, जांच पूरी हुई है। तो तमाम लोगों की यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है और कहा गया है कि जो पदों पर आसीन अधिकारी हुए हैं, जो फर्जी तरीके से जिनकी मृत्यु हुई है, उनसे रिकवरी भी होगी और यहाँ पर निलंबन भी हो गया जिस तरह से। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि सरकार हमेशा बोलती है कि अब 0 टॉलरेंस नीति के साथ आए हैं, हम कहीं भ्रष्टाचार को पनपने देंगे, इससे तो तमाम मामले समय चल रहे हैं। अगर हम बात करें तो कानपुर विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं विनय पाठक, उन पर भी कार्रवाई चल रही है। तमाम तरह के उनके मामले सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार किसी भी सूरत में भ्रष्टाचारियों को खिलाफ कोई लापरवाही बरतने की तैयारी में नहीं है। और अगर जहाँ भी लापरवाही बरती जाएगी, वहां पर जहाँ फर्जी नियुक्ति होगी, वहां पर इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। हमने देखा भी आयुष मंत्रालय में भी तमाम फर्जी नियुक्तियां हुई थी, वहां भी फर्जी प्रवेश दे दिए गए थे बच्चों को। 891 बच्चों को वहां पर फर्जी तरीके से बिना मेरिट के आधार पर प्रवेश दे दिया गया था। तो इस तमाम तरह की इस समय कार्रवाई सरकार द्वारा की जा रही है। धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। नेपाली तस्कर मोहम्मद इकबाल गिरफ्तार हुए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चरस लेकर यूपी और दिल्ली में सप्लाई करने जा रहा था तस्कर। इकबाल के पास से 13.5 किलो चरस बरामद की गई है। यूपी एसटीएफ ने शाहजहांपुर के रोजा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेपाल के बढ़नी बॉर्डर से चरस नेपाली तस्कर मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार किया गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चरस लेकर यूपी और दिल्ली में सप्लाई करने जा रहा था तस्कर। इकबाल के पास से 13.5 किलो चरस बरामद की गई है। यूपी एसटीएफ ने शाहजहांपुर के रोजा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। नेपाल के बढ़नी बॉर्डर से चरस शामली से दूसरे तस्कर को देने जा रहे थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, नेपाली तस्कर मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? निश्चित से यहाँ पर बड़ी सफलता मानी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो नशे के विरुद्ध तमाम तरह से कार्रवाई यहाँ पर लगातार हम देखने में आ रही है और निश्चित से यहाँ पर बेहतर कार्रवाई की गई है। नेपाल से चरस लाकर यूपी और दिल्ली के सीमावर्ती एरिया में यहाँ पर सप्लाई करने वाला नेटवर्क का यहाँ पर खुलासा हुआ है। हालांकि एक ही आदमी यहाँ पर गिरफ्तार किए गए, नेपाली तस्कर कहा जाता है और यहाँ पर मोहम्मद इकबाल उनका नाम था, जो कि नेपाल के कपिलवस्तु जिले का रहने वाला है। और यहाँ पर उनकी जो यूपी एसटीएफ ने जो पकड़ा है तो वो उनको शाहजहांपुर के रोजा थाना से पकड़ा है और उनके पास से 13.5 किलो की चरस भी बरामद हुई है। अगर हम बात करें जो
मयूरी, नेपाल की रास्ते तमाम तरीके से जो तस्करी की वारदातें हैं उनको अंजाम दिया जाता है और नेपाल के रास्ते चरस और तमाम तरह की जो नशीले पदार्थ उनको लाकर और उत्तर प्रदेश के रास्ते घुसते हुए उसको फिर दिल्ली और तमाम क्षेत्रों में यहाँ पर नेटवर्क चलाया जाता है और यहाँ पर निश्चित रूप से एसटीएफ की बड़ी उपलब्धि है और आने वाले समय में मोहम्मद इकबाल के माध्यम से तमाम लोगों को खिलाते होंगे कि कौन इस नेटवर्क को चला रहा है, क्योंकि कड़ी बाई कड़ी जोड़ना पड़ता है। क्योंकि अभी हमने यहाँ देखा है कि जिस तरह से मोहम्मद इकबाल जो चरस था, जो 13.5 किलो चरस था, वो सामने में सादाब और हक्कल को देने जा रहा था, तो उससे यहाँ सादाब की भूमिका देखी जाएगी। इसके अलावा तमाम जो नेटवर्क है कि दिल्ली में किसको देना था, तो तमाम तरह के जो तार हैं वो भी जुड़ेंगे। हो सकता है इसमें बड़ी गिरफ्तारी भी हो और पूरा नेक्स्ट है जो इस नशे कारोबार को चला रहा था सब, तो निश्चित रूप से यहाँ यूपीएसटीएफ की बड़ी उपलब्धि हम मानेंगे। वो आने वाले समय में मयूरी इस मामले में और भी खुलासा तमाम और कड़ी से कड़ी जोड़कर तमाम लोगों की और गिरफ्तारी निश्चित रूप से यहाँ पर हो सकती है। धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों। गुजरात में चुनाव ड्यूटी से हटाए गए आईएएस अधिकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंस्टाग्राम पर पब्लिसिटी स्टंट करना भारी पड़ा। यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह हटाए गए हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बापू नगर और असवरा विधानसभा के पर्यवेक्षक बने थे। इंस्टाग्राम पर तैनाती को बढ़ चढ़कर बताना भारी पड़ा है। चुनाव आयोग के पास कई पोस्ट के साथ शिकायत पहुंची थी। चुनाव आयोग ने पर्यवेक्षक को जिम्मेदारी से मुक्त किया। डग्गामार वाहनों से परिवहन विभाग ने वसूले 398 लाख रुपए, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। डग्गामारी को लेकर चल रहा विशेष अभियान। 17 दिनों में 892 वाहन सीज किए गए हैं। लखनऊ परिक्षेत्र में 8,350 वाहनों का चालान हुआ है। परिवहन आयुक्त निर्मल प्रसाद ने जानकारी दी है, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। डग्गामारी से परिवहन विभाग को लगता था करोड़ों का चूना। ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डग्गामार वाहनों से परिवहन विभाग ने वसूले 358 लाख रुपए। डग्गामारी को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 17 दिनों में 892 वाहन सीज किए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव हमसे जुड़ेंगे। रितेश, डग्गामार वाहनों के प्रति अभियान चलाया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी मयूरी, आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ओवरलोडिंग को लेकर के सरकार सख्त हुई है, तो उसी क्रम में परिवहन आयुक्त निर्मल प्रसाद ने जानकारी देते हुए कहा है कि जितने भी डग्गामार वाहन लखनऊ क्षेत्र परिक्षेत्र में चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई जो ये हो रही है 1 तारीख से 17 तारीख तक का जो 17 दिनों में जो कार्रवाई हुई है, इसमें कुल 892 वाहन सीज किए गए हैं। और लखनऊ परिक्षेत्र में अगर आपको बता दें तो 8,350 वाहनों का चालान किया गया है और चालान के दौरान इनसे करोड़ों रुपए की वसूली भी की गई है। तो कहीं ना कहीं ये राजस्व का जो चूना लगा रहे थे डग्गामार वाहन, जैसे आप देख लीजिए लखनऊ में परिवर्तन चौक से ये बसें चलती हैं यहाँ से लेकर गोरखपुर तक और इनका किराया होता है 400 रुपए, जबकि यहाँ से ये रोडवेज ये जो रोड है यहाँ पर प्राइवेट बस चलने का कोई वो नहीं है। जो अनुबंधित बसें हैं सिर्फ वही चल सकती है, लेकिन डग्गामार वाहन भारी तादाद में थे, जिसको लेकर के आरटीओ भी सख्त हुआ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्ती दिखाई है। जिसके बाद परिवहन आयुक्त निर्मल प्रसाद ने पूरी तरीके से जब अपने अधिकारियों को आदेशित किया है तब इन पर कार्रवाई किया गया है। कार्रवाई के बाद लगभग 398 लाख रुपए का वसूली किया गया है। इन वाहनों से 892 वाहन सीज किए गए हैं। 8,350 वाहनों का चालान हुआ है। इस तरीके से डग्गामारी से परिवहन विभाग को चूना लगता था करोड़ों का, जिसके खिलाफ ये कार्रवाई पूरी की गई है। मयूरी जी, धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। नगर निगम तथा एलडीए की बैठक में बड़ा फैसला, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ के 11 सेक्टर अब नगर निगम सीमा में शामिल हुए। जानकीपुरम में सेक्टर 1 से 11 सेक्टर अब नगर निगम के हवाले किए गए हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी तक ये रिहायशी इलाके ग्रामीण क्षेत्रों में आते थे।
परसीमन के बाद इन सेक्टरों को नया वार्ड मिला है। अब इन सेक्टरों में विकास कार्य नगर निगम देखेगा। एलडीएल इन वार्डों में विकास के लिए नगर निगम को 35 करोड़ रुपए देगा। पहली बार इन सेक्टरों में पार्षद का चुनाव होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, राजधानी लखनऊ के 11 सेक्टर अब नगर निगम सीमा में शामिल हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है? लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाए गए सेक्टर 1 से लेकर 11 तक सेक्टर ये जानकीपुरम विस्तार योजना लगता है। यहाँ पर सालों से अभी तक नगर निगम सीमा में ये क्षेत्र नहीं थे, अभी तक ये ग्रामीण क्षेत्र में आते थे। अब की बार प्रथम बार यहाँ पर पार्षद का चुनाव हो रहा है और जानकीपुरम तृतीय वार्ड ये बना हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं सालों से अछूता था, जबकि ये पौष इलाका कहलाता था। और यहाँ पे जो मकान जो भूखंड है वो करीब 2-2 हजार, 2500, 3-3 हजार वर्ग फुट के यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं और मकान है। और करीब यहाँ पे आपको मैं बता दूं तो यहाँ पर 1000 से ज्यादा घर बने हुए हैं जो नगर निगम सीमा क्षेत्र में नहीं थे और लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजना में ये शामिल थे। अब इनकी अगर आबादी देखी जाए तो इनकी आबादी कुल मिलाकर के लगभग 50,000 आबादी होगी जो ग्रामीण क्षेत्र में आते थे लेकिन शहरी इलाकों में थे। इनका रहन सहन शहरी इलाकों में था। अब की बार ये परसीमन के बाद में इनको जानकीपुरम तृतीय वार्ड में जोड़ दिया गया है। जोड़ने के बाद में नगर निगम और एलडीए के बीच में बैठक हुई है। बैठक में फैसला लेकर के एलडीए ने 35 करोड़ रुपए देने का एक आश्वासन दिया है नगर निगम को, ताकि यहाँ का जो जानकीपुरम सेक्टर 1 से लेकर के सेक्टर 11 तक का जो वार्ड था उन वार्डों में साफ सफाई, सौंदर्यीकरण, नाली, सड़क, खड़ंजा या जो भी समस्याएं हैं, जो भी इसमें जरूरत की चीजें हैं वो नगर निगम करेगा। वो 35 करोड़ रुपए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने देने के लिए कहा है। तो परसीमन के बाद इन सेक्टरों को एक नया वार्ड भी मिल गया है। जानकीपुरम तृतीय के नाम से अभी जाना जाएगा। पहली बार ये अपने मतदान का प्रयोग भी करेंगे, जिसके लिए अभी नगर निकाय चुनाव को लेकर के लगातार बैठकें हो रही थी, लगातार बीएलओ पहुंच रहे थे और नाम को शामिल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये खुशी की खबर है जानकीपुरम विस्तार के निवासियों को कि जो अभी तक ग्राम प्रधान का चुनाव होता था उनके क्षेत्र में और रहते थे शहरी इलाकों में, तो कहीं ना कहीं इनके मन में खटास बनी रहती थी। लेकिन अब की बार परसीमन के बाद में जब ये नए वार्ड बनने से इनको काफी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। अब स्ट्रीट लाइट भी इनकी सुधर सकती है, अब इनके यहाँ सौंदर्यीकरण भी हो सकता है, अब पार्कों का रखरखाव भी ठीक हो सकता है। इस तरह से नगर निगम और एलडीए के बीच में जो बैठक हुई है उसमें 35 करोड़ रुपए इनको दिए जाएंगे। उस 35 करोड़ में अब सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 11 तक किस तरीके से साफ सफाई की जिम्मा पूरा नगर निगम को सौंप दिया गया है। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। राजधानी लखनऊ में फिर से डेंगू के केस बढ़े हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीते 24 घंटे में 48 नए केस सामने आए हैं डेंगू के। पूरे प्रदेश में 14,000 से ज्यादा केस हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 48 नए मरीज सामने आए हैं। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। 5 मरीज चंदननगर और अलीगंज में पाए गए हैं। 3,606 घरों के सर्वे में 17 जगह मच्छर पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव हमसे जुड़ेंगे। रितेश, राजधानी लखनऊ में फिर से डेंगू के केस बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 48 नए मामले सामने आए हैं। मयूरी, लगातार महीनों से प्रतिदिन 40 से 50, 50 से 100 मरीज डेंगू के निकल रहे हैं। बड़ी अफसोसजनक बात है। सरकार क्या कर रही है, किस तरीके से जतन कर रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो प्रभावी क्षेत्र है डेंगू की वजह से जो परेशान हो रहे हैं लोग, वो चंद्रनगर, आलमबाग और अलीगंज, इस तरफ ये पेशेंट ज्यादा पाए जा रहे हैं। किस तरीके से जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, अगर देखा जाए तो सरकारी आंकड़ों में अभी केस उतने दर्ज नहीं हो रहे हैं। हालांकि अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठकें की थी। बैठक के बाद संचारी रोग के निदेशक AK सिंह से ये निर्देशित कर दिया गया था कि जो निजी पैथोलॉजी में टेस्टिंग हो रही है उसको भी अब कोविड के तर्ज पर उसका जो है जानकारी स्वास्थ्य विभाग को सौंपे। तो अभी ग्राफ क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 14,000 से ज्यादा
केस हैं जो सरकारी आंकड़ों में हैं। अगर प्राइवेट और निजी अस्पतालों की बात की जाए तो अभी हजारों केस आपको देखने को मिलेंगे जो अभी सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं है। तो इस तरीके से जो मरीज बढ़ रहे हैं तो ये काफी चिंता का विषय है और सरकार को इस पर काफी प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। साफ सफाई को लेकर के, छिड़काव को लेकर के, एंटी लार्वा को लेकर के। कहीं भी अगर देखा जाए तो अभी ऐसे क्षेत्र, ऐसी गलियां अछूती हुई हैं जहां पर ना तो एंटी लार्वा का छिड़काव हो रहा है, ना फॉगिंग हो रहा है। अधिकारी अपने में मस्त है, उनसे अगर फोन किया जा रहा है तो वो नंबर बिजी लगा दे रहे हैं, नंबर को उठा करके छोड़ दे रहे हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जनता के सामने जो डेंगू से ग्रस्त है, डेंगू से पीड़ित है। और अगर एक एक अस्पताल की अगर जानकारी ली जाए तो उन अस्पतालों में ये स्थिति है कि घर का एक व्यक्ति बुखार से पीड़ित है या फिर डेंगू से पीड़ित है। तो अब किस तरीके से स्वास्थ्य पर ये प्रभावी कदम उठाती है सरकार, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब सरकार को इस चीज से सबक लेना चाहिए कि जिस तरीके से कोविड में लोग परेशान हुए और स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं चरमरा गई थी, सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई थी, तो आगे से इनको आगाह हो जाना चाहिए कि अब किसी भी प्रकार का संचारी रोग उत्पन्न होने से पहले उसका खात्मा कर दिया जाए। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। मयूरी जी, धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ के जानकीपुरम तृतीय वार्ड में तैयारी पूरी हुई है। उच्च प्राथमिक विद्यालय गुंडवा बना मतदान स्थल। 2 BLO समेत बनाए गए 3 बूथों में लगभग 3000 से ज्यादा नाम शामिल हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहली बार वोटर लिस्ट में अपना नाम देखने पहुंचे क्षेत्रवासी। सृष्टि अपार्टमेंट रेजिडेंट एसोसिएशन के सदस्य विवेक शर्मा। नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। लखनऊ के जानकीपुरम तृतीय वार्ड में तैयारी पूरी हुई है। उच्च प्राथमिक विद्यालय गुंडवा बना मतदान स्थल। 2 BLO समेत बनाए गए 3 बूथ, 559, 560 व 561। 3 बूथों में लगभग 3000 से ज्यादा नाम शामिल। पहली बार वोटर लिस्ट में अपना नाम देखने पहुंचे क्षेत्रवासी। सृष्टि अपार्टमेंट रेजिडेंस एसोसिएशन के सदस्य विवेक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जी मयूरी, नगर निकाय चुनाव को लेकर के जिस तरीके से तैयारियां हो रही हैं और जो नगर निकाय चुनाव में जो वोटर लिस्ट बढ़ाने की कवायद, नाम बढ़ाने की कवायद तेज की गई थी, वो आखिरी लिस्ट आ चुकी है। अब उसमें लोग अपना नाम ढूंढने पहुंच रहे हैं, अपना नाम तलाश रहे हैं। कुछ के नाम आए हैं, कुछ के नाम अभी भी गायब हैं। तो अब लिस्ट आखिरी आ चुकी है, अब किसी का नाम दर्ज होना नहीं है। तो इस तरीके से सरकार ने जो अचानक ही कदम उठा लिया था कि तत्काल और नगर निकाय की अलग एक सूची बनाई जाए 1 महीने के अंदर, तो ये इतना प्रभावी काम करने के लिए इतने अच्छे कर्मचारी नहीं थे कि जो ये काम कर पाए। अभी भी बहुत लोगों के नाम छूटे हुए हैं। इसी क्रम में नगर निकाय चुनाव को लेकर जो तैयारियां की गई थी, लखनऊ के जानकीपुरम तृतीय वार्ड के अंतर्गत एक उच्च प्राथमिक विद्यालय गुड़म्बा को एक मतदान स्थल बनाया गया है, जहां पर 2 BLO की तैनाती की गई थी और उसके साथ 3 बूथ भी बनाए गए हैं। उसमें 559, 560 और 561 ये 3 बूथों में लगभग 3000 से ज्यादा नाम शामिल हुए हैं। प्रथम बार ये चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे। पहली बार इनका वोटर लिस्ट में नाम आ रहा है और जिसको लेकर के हमारी बात हुई थी तो सृष्टि अपार्टमेंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य विवेक शर्मा तथा उनके साथ उनके क्षेत्र के काफी निवासी पहुंचे थे। हालांकि इन लोगों के नाम शामिल कर लिए गए हैं, लेकिन बहुत लोगों के नाम अभी भी वोटर लिस्ट से गायब है। तो अब जो चुनाव आयोग को और नगर निगम को ये सोचना चाहिए कि जब इस तरीके का चुनाव कराना हो तो पहले से ही तैयारियां कर लेनी चाहिए। ये इस तरह नहीं करना चाहिए कि जब एग्जाम का समय आ रहा है तो किताबें पलट रहे, पन्ने पलट रहे हैं, तो इस तरीके से हंसी का एक पात्र बनते हैं। आगे से इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए इसलिए कि जनता को परेशानी ना उठानी पड़े। जी, धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। कुछ भाव पुष्प